नमस्कार। अब एक नया समीकरण उभर के आ रहा है, ये ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में। और ये कोई सामान्य चीज़ नहीं दिख रही। जो अभी तक के पैटर्न दिख रहे थे, जिस तरह की चीज़ों को हमने देखा, ये उससे कुछ अलग है। यहाँ पर हम कुछ नया घटनाक्रम देख रहे हैं और ये घटनाक्रम, ये पैटर्न कुछ इशारे कर रहा है। ये इशारे सिर्फ उतने हल्के फुल्के नहीं हैं कि अमेरिका को ईरान ने जो है वो धूल चटा दी या ईरान को अमेरिका ने कुछ कर दिया, बल्कि एक नई पोजीशनिंग हो रही है। नए तरीके से मोहरों को सेट किया जा रहा है। अमेरिका भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है और ईरान भी इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए अपने फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है। यानी आने वाले समय में क्या सीन होगा, ये आज जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि 60 दिन की बातचीत है, कुछ शांति हो जाएगी वगैरह वगैरह, उससे कुछ अलग तस्वीर दिख रही है। ये तस्वीर एक लंबे युद्ध की भी हो सकती है, ये तस्वीर एक लंबे तनाव की भी हो सकती है, एक लंबे स्टैंड स्टिल की भी हो सकती है, और ये तस्वीर ये भी कर सकती है कि दोबारा से एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए। क्या घट रहा है, किस तरह घट रहा है, इसी को आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉक न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, ऐसा लग रहा है कि एक मिला जुला खेल खेल रहे हैं और इस मिले जुले खेल में वो इस पूरे समझौते को, जो खुद एमओयू तैयार करवाया अमेरिका ने, उस एमओयू को ही पटरी से उतारना चाहते हैं। और इस खेल को बड़े सफाई से खेला जा रहा है। मकसद ये है ईरान को उकसाना, ईरान को मजबूर करना, या फिर ईरान अगर उकसावे में ना आए, मजबूर ना हो, तो ईरान को बुद्धू बना के वो काम करा लेना जो आपको कराना है, और बदले में जब वापस कुछ देने की बात आए, वादे निभाने की बात आए, तो हाथ खड़े कर देना। यानी जो एमओयू है उसमें अब चतुराइयों का खेल शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि दबाव में हैं और कभी वो इस तरफ हो जाते हैं, कभी वो इस तरफ हो जाते हैं, और बीच में जब वो उकसावे में आते हैं, कुछ हरकत करते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं, तो फिर पिट पिटा के चुप बैठ जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी क्या हुआ है? अभी क्या है कि इजराइल 3 तरफ से खेल रहा है। पहला तो वो ये कर रहा है कि जब ये बात हुई कि सभी फ्रंट पे एस्केलेशन ख़त्म होगा, आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि बाकायदा हारमूज का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, और इस एमओयू का ही हिस्सा है कि इजराइल को सारे फ्रंट से, चाहे वो गाज़ा का फ्रंट हो, चाहे लेबनान का हो, चाहे सीरिया का हो। अब सीरिया में भी बदमाशी शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीरिया वाले जो है वो बैठ के जो नया वहाँ बनाया एक भूतपूर्व आतंकवादी, जिसको इन्होंने वहाँ असद की सरकार गिरा के बना दिया है, कि वो मुकाबला करे, इससे नहीं होगा नेतन्याहू से, वो संभाले हिजबुल्लाह को। तो तीनों फ्रंट पे इजराइल बदमाशी पे आ गया है। चुपचाप से सीरिया के अंदर ज़मीन दबा रहा है, और जो एक एरिया है बीच में, क्या होता है कि जब कहीं पे युद्ध होता है तो बीच में आमतौर पे एक ऐसा एरिया बना दिया जाता है जो कॉमन हो, और जिस पे, ताकि बीच में कोई झगड़ा ना हो, नो वार जोन। उस नो वार जोन के अंदर इजराइल ने अपनी सेना की प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी, उसकी बहुत सारी सेना बढ़ानी शुरू कर दी है। मतलब वो अब सीरिया की ज़मीन पर भी कब्जा आने पर उसकी नज़र है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और नेतन्याहू ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम साउथ लेबनान से विड्रॉ नहीं करेंगे, वहाँ पर हमारी सेना रहेगी। और अभी उनके रक्षा मंत्री कार्स ने
जो बयान दिए हैं वो और भी अजीब सी स्थिति पैदा कर रहे हैं, अभी हम उस पर आएंगे। तीसरा, गाज़ा के अंदर भी ये कह रहे हैं ये कि 70% हमने ज़मीन हमारे पास में है और हम उसको वापस नहीं करेंगे। तो उनका जो इजराइल कार्ड्स जो है रक्षा मंत्री, उसका कहना है कि हम तीनों जगह से वापस नहीं आने वाले हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये जब MOU बनाया तो उसमें 2 ही लोगों को क्यों रखा और इजराइल से साइन क्यों नहीं कराए? क्योंकि इजराइल अब स्वतंत्र है और वो कुछ भी बयान दे रहा है। इजराइल को रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो वह इधर से पटरी उतारने की कोशिश करते हैं, कभी हार मुझ पे धमकाने लगते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी ये पूरी सिचुएशन जो है इसको आप 2-3 तरह से देख सकते हैं। पहला देखने का नज़रिया ये है कि अभी महीना 2 महीना में इजराइल में जनरल इलेक्शन है, तो नेतन्याहू अगर इस तरह का नेशनलिस्ट स्टांस नहीं लेंगे तो उनके जो लोकल वोटर हैं वो नेतन्याहू को वोट नहीं देंगे। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको वो चुनौती देना चाहता है। अब आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती? हाँ, आज भी इजराइल के 15% खर्चे अमेरिका उठाता है और अब नेतन्याहू का बयान आया कि हम अमेरिका पे निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। हम एक अमीर देश हैं और हम एक ऐसे देश हैं जो अपना काम चला सकते हैं, तो हम क्यों अमेरिका से सहायता लें? नेतन्याहू ने जो बयान दिया उसके हिसाब से इजराइल की GDP जो है वो $67,000 के आसपास है प्रति व्यक्ति और $1 ट्रिलियन के आसपास उनकी इकोनॉमी बनने जा रही है। अब भारत के 3 ट्रिलियन से तुलना मत कीजिएगा, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, कोई मुकाबला ही नहीं है। अब जब पर कैपिटा पे आएंगे आप तो $67,000 है उनकी और हमारी है $2,813। कहाँ 67,000, कहाँ $2,000। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमको ज़रूरत नहीं है कि हम अमेरिका से आर्थिक सहायता लें, हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, ये नेतन्याहू कह रहा है। कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने एक और बयान दिया था और उस बयान में नेतन्याहू ने ये कहा था कि हम जो है अब रक्षा के मामले में इंडिपेंडेंट होंगे, हमको अमेरिका की ना तो मदद की ज़रूरत है, ना उसकी सेना की ज़रूरत है, ना सहयोग की ज़रूरत है। यानी सीधे सीधे नेतन्याहू ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम कोई बात अमेरिका की मानने वाले नहीं हैं, ना हम पीछे हटाएंगे अपनी सेना, ना हम अमेरिका को अपने सर पर बैठाना चाहते हैं। कुल मिला के हम एक आज़ाद देश रहना चाहते हैं। इसका एक पॉलिटिकल कारण तो मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल कारण ये भी है कि अगर इजराइल भौएं टेढ़ी करता है तो जो वहाँ पर मिड टर्म होने वाले अमेरिका में उसमें डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे जो वोटर हैं जो समर्थक हैं इजराइल के, और वोटर से भी ज़्यादा वहाँ के जो अमीर लोग हैं जो इलेक्शन में कैंपेन चलाने के लिए पैसे देते हैं, जो पूंजीपति हैं यहूदी, वो उसमें एक हिस्सा वो डोनाल्ड ट्रंप को इस बार मदद नहीं करेगा। पर इन बयानों के साथ क्या इजराइल सचमुच लोकल इलेक्शन को ही टारगेट कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर रहा है? वो किसे टारगेट कर रहा है? तो जब आप चीज़ों को गहराई में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं हैं। ये बातें उस 14 पॉइंट के प्रोग्राम पे जिसको MOU कहते हैं, जो इसको इस्लामाबाद टॉक्स कह के, इस्लामाबाद MOU कह के प्रचारित किया गया, उसको टारगेट करके हैं। ना तो इसका अमेरिका से कोई लेना देना है, ना ज़मीन से है, और वो सीधे सीधे ईरान को टारगेट कर रहा है। ईरान को बार बार ये संकेत दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठेका ले लिया इजराइल का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से कुछ करवा पाए ज़रूरी नहीं। अब जब एक बातचीत हुई है, उस बातचीत में मैं और आप दो हैं। आपने जो वादे किए हैं और मैंने जो वादा किया, और मैं कल के दिन बोलूँ नहीं ये वादा तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि ये मेरा भाई मेरी सुन नहीं रहा। तो ये करवाने से पहले अगर मैं आपको उल्लू बना के आपसे वो सारी बातें करवा लूं जो इस समझौते के तहत होनी है, और बाद में कहूं मैं क्या करूं, तो काम नहीं चलेगा ना। ईरान रेजिस्टेंस फोर्सेस को, जो लोग इस पूरे पश्चिमी प्रोपेगेंडा, पश्चिमी बदमाशी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं इजराइल के,
खिलाफ भी हैं और ईरान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह है, जैसे हूती है, जैसे कि हमास है, जैसे कि आपका सीरिया के में एक हिस्सा है। तो ये सब लोग जो हैं, इनको अगर आप अकेले कैसे छोड़ सकते हो? तो इसलिए एमओयू में ये तय था। अब हो ये रहा है कि ये कह के एक चुनौती दी जा रही है ईरान को कि भैया अब आप आ जाओ। और डोनाल्ड ट्रंप का फोकस इस पे नहीं है कि मैं नेतन्याहू को मनाऊं, नेतन्याहू को झूठ मूठ 4 गाली दे देता है, उसके बाद में उसको कुछ नहीं बोलता है। उसने सीरिया में घुसना शुरू कर दिया। गाज़ा पे 70% बोल रहा है, 50% था, उसने 70% घोषित कर दिया और 70% में घुसने का ऐलान कर दिया। वहाँ आधे लोग मारे जा चुके हैं, आधे लोग बेघर हैं, उनके पास खाने को नहीं है, वो बेचारे क्या लड़ेंगे और क्या विरोध करेंगे। जहाँ हाँक दिया जाता है बेचारे पशुओं की तरह, वहाँ हाँक के उस तरह इकट्ठा कर दिया जाता है उनको। तो उनको और कह देंगे खिसक जाओ यहाँ से, तो और 70% जगह हो गई और 80 हो जाएगी। यानी नीचे का पूरा गाजा वो ले चुके हैं। अब यहाँ आके इजराइल एक काम और कर रहा है, वो ईरान को लालच दे रहा है, इनवाइट कर रहा है, आओ तुम हमारे ऊपर हमला करो। तो ईरान ऐसे किसी के ऊपर हमला कर देगा। अगर ईरान उसके ऊपर हमला करता है तो कल के दिन क्या आएगा? उसके ऊपर आरोप लगेगा कि उसने युद्ध अपराध किया है, बगैर एस्केलेशन के लिए हमला किया है। हमला करने के लिए सबसे ज़रूरी एक बहाना होना चाहिए, वो बहाना होता है आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब हमला किया तो यही कह के किया कि ये परमाणु बम बना रहा है, हमारी रक्षा के लिए खतरा है। तो ईरान की रक्षा के लिए खतरा हम हैं, ये ऐलान कर रहा है इजराइल। इजराइल का विदेश मंत्री कह रहा है कि मुस्तफा खामनेई को हम मार देंगे क्योंकि वो हमारे निशाने पे हैं, हमको उन व्यक्तियों की सूची में जिनको हमें मारना है। अब ईरान में खामनेई का दर्जा आप किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से नहीं जोड़ के देख सकते, क्योंकि खामनेई वहाँ राष्ट्रपति नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं है। जितना बड़ा कद उनका, जैसे ब्रिटेन में महाराजा का होता है, उनका अपने देश में है, उससे भी ज़्यादा बड़ा कद एक धर्माचार्य होने के नाते श्रद्धा और सम्मान का है। और उस देश में जहाँ पर लोग शहादत को आभूषण समझते हैं, उस देश के अंदर अगर उसके आप सर्वोच्च नेता को, जिसको वो रहबर कहते हैं, मार्गदर्शक, उस मार्गदर्शक को मारने की धमकी दोगे तो ईरान के पास एक वैलिड रीजन बनता है कि भैया इनका रक्षा मंत्री धमकी दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा है, तो हमारे देश के लिए खतरा है, तो हम इस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए और वैलिड रीजन बनता है कि इससे पहले भी यही इजराइल बहुत सारे नेताओं को ईरान के मार चुका है। तो एक खुला मैदान छोड़ना, बार बार उसके ऊपर उसके सहयोगियों की ज़मीनें कब्जाना, उसके लोगों को मारना, करीब 60-65 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, बल्कि और 75-80 हज़ार लोग। ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सारी सिचुएशन है उसमें ईरान को बार बार ये कह के इनवाइट किया जा रहा है, देख भाई तेरे नेता को हम मारेंगे, हम ज़मीन तेरी खाली नहीं करते, तेरे दोस्त के प्लॉट पर कब्जा कर लिया, जो करना है कर ले। और जिस भाई ने उसका ठेका लिया था कह रहा उसको भी हम कुछ नहीं समझते, वो होगा कुछ होगा, हम नहीं मानते उसकी, हमारा बाप नहीं है, हम एक आज़ाद देश हैं। मतलब अब ईरान के लिए ये पूरी संभावना खोल दी कि जब चाहे हमला कर दे। अब मैंने आपको कई बार कहा कि ईरान वालों का आईक्यू दुनिया के औसत आईक्यू से बेहतर है, वो इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए जो भी उकसाऊ वाली कार्रवाई करते हैं ताकि ये एमओयू आगे ही ना बढ़े, क्योंकि इस एमओयू को बना के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने गले में घंटी लटका ली है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ईरान के पक्ष में है, ईरान ने झुकाया उसको अपनी ताकत से। तो ईरान का मकसद ये है कि हम प्रतिबंध हटवा लें, हम अपनी रकम जो फंसी हुई है उसको छुड़वा लें, हार्मूज के ऊपर अपना नियंत्रण स्थायी रूप से कायम कर लें।
अभी ये बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की हारमुज को छोड़ दो, खाली छोड़ दो आप। ईरान कह रहा नहीं छोड़ेंगे। यानी वो हर तरह से जो एमओयू में लिखा हुआ है, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि ईरान ही इसको कंट्रोल करेगा। तो जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, ईरान चाह रहा है कि मैं इससे तो बाद में निपट लूंगा। पहले भी मौके में आया डोनाल्ड ट्रंप, हाथ लगा, इसने लिख के दिया है, तो इस पे पहले तो ये दबाव बनाता हूं कि तू इजराइल को कंट्रोल कर। और इजराइल को कंट्रोल करने के लिए जब मैं दबाव बनाऊंगा वो इससे कंट्रोल होगा नहीं, और होगा क्या, वो खुद होना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका इलेक्शन भी है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगा कि यहां जो लोग हैं जो बाकी मांगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहेगा इजराइल नहीं हो रहा, चलो भाई तुम अपना पैसा ले लो, कतर से पैसा ले लो, तुम एक काम करो, हारमुज चलो डील कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम चुपचाप से कंट्रोल करते रहो, ऐसी चीज़ें करना चाहेगा। लेकिन ये पूरी सिचुएशन जो बन रही है वो ये बन रही है कि अगर चुनावी है, घरेलू कारण से इजराइल की हरकत, तो भाई टेम्परेरी है, अगले 1-1.5 महीने में चुनाव हो जाएगा, 60 दिन की बात है, तब तो समझ में आता है कि चलो ठीक है। लेकिन अगर ये लगा कि इजराइल बदमाशी कर रहा है, इजराइल कंट्रोल में नहीं आएगा, और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं कि किसी तरह से हम बात कर करा के ईरान से अपनी बातें मनवा लेंगे, उसको कह देंगे हाँ भाई तू परमाणु हथियारों का ये कर ले वो कर ले, हारमुज खुलवा लेंगे और कांड कर देंगे। अच्छा, हारमुज को लेकर भी ईरान सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जो लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से कि वो पैसे कमाने के लिए हारमुज पे कब्जा करके रखा हुआ है, उसके हारमुज के कंट्रोल करने का दूसरा कारण भी है। वहाँ से कौन सा हथियार, कौन सा जहाज़ निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा, उस जहाज़ में क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि सिविल जहाज़ के नाम पे छिपा विपा के कुछ ट्रोजन होस्ट टाइप का कांड कर दे अमेरिका, कुछ सैनिक गतिविधियां अंदर शुरू कर दे, वो भी उसको नज़र रखनी है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, तो वो और अलर्ट है। तो हारमुज को लेकर तो कुल मिला के ये सारा ऐसा भी लग रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलके वहाँ आपस में लड़ने का नाटक कर रहे हैं, इस बीच में बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाने में वो अपनी बातें मनवा लें। लेकिन ईरान बिल्कुल इसमें राजी नहीं है। कतर में जो बातचीत हुई है, ईरान ने अपनी तरफ से उसमें शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बहुत अच्छी बातचीत हुई है, मित्रतापूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, लेकिन कोई बातचीत हुई ही नहीं है। जो हुई होगी कतर से हुई होगी, और कतर से जो ईरान ने बातचीत की है वो इस पर की है, भैया मेरे पैसे कब ला रहे हो तुम, जो तुमने दबा के रखे हुए हैं। तो निचोड़ ये है कि ये जो पूरा नया सीन बन रहा है ये युद्ध की तरफ भी घसीट रहा है, क्योंकि खुला निमंत्रण इजराइल उसको दे रहा है, बार बार उकसा रहा है। और अगर वो उकसाने में आ गया, ईरान ने वहाँ हमला कर दिया, तो ये पूरा 14 पॉइंट का एमओयू रखा रह जाएगा। ईरान कह रहा है बेटा एमओयू हाथ में आया तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, पहले ये रखवाएंगे सारा जो तुझे देना है, फिर देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम रखवा लें सारा जो हमको रखवाना है, मीठी मीठी बात करके ईरान से, और उसके बाद में कह देंगे इजराइल तो हमारी सुन ही नहीं रहा। तो ये पूरा जो सिचुएशन चल रही है उतनी सीधी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे दांवपेच हैं, बदमाशियां उच्च स्तरीय चल रही हैं। और अभी भी हार की जो कसक है ना, जो हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा है कि मोहम्मद गौरी था, हार जाता था फिर लड़ने आता था, तो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का भी वही हाल दिखाई दे रहा है। पर आने वाले समय में जब तस्वीर साफ होगी तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अभी एक बार और यहाँ कुछ होना है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये ईरान तय करेगा, और इस पे निर्भर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कितना काबू रख पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।